फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक्चुअल में होता क्या है, सेल ही तो होता है। ठीक है, जो भी है वो है क्या, सब कुछ मिला के सेल है। ठीक है भाई, कार्बन कार्बन मिल जाए, है ना, नाइट्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, आप इन सबको मिला के आप कोई भी मतलब एक सेल का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर ना मतलब कभी लेबोरेटरी के अंदर आपको अगर एक कार्बन दे दिया जाए अलग से, या फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी मतलब पोटेशियम हो गया, जो भी सेल को मतलब सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको आपको सेल के बाहर प्रोवाइड की जाए, तो क्या आप किसी भी सेल को बना सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बना नो पाओगे सर। आप, है ना, क्योंकि आपको कोई भी आपको दे दिया जाए तब भी आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए ना जो सेल होता है ना, दैट्स व्हाई देयर इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है सेल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो होता है फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, देखो आपको सब पता है कि भाई किस टाइप के जो सेल्स होती है फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सेल परफॉर्म करती है। ठीक है भाई, रेस्पिरेशन आपको पता है, ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो, एंड जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको आप एक्सहेल करते हो, ठीक है, एक्सपायर करते हो बाहर की साइड। जो रिप्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। मेटाबॉलिज्म आपको पहले से ही पता है कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, मेटाबॉलिज्म ही तो है वो। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बेटा, हमने ऑक्सीजन कैरी करी, ठीक है, एल्वोलाई के थ्रू, देन उसके बाद जो ब्लड होता है उसके अंदर ब्लड सेल्स होती है, वो ऑक्सीजन को कैरी लेके एक जगह से लेके दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मतलब है यहाँ पे, बहुत अलग अलग। ठीक है, तो भाई सेल को अगर मैं बोलूँ तो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस मैंने बिल्कुल जस्ट आपको भी बताया है कि भाई रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई इस वर्ल्ड के अंदर दो ही तरीके के लोग होते हैं, मतलब दो ही तरीके की चीजें मिलती है, एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग किसी चीज को हम लिविंग कब बोल सकते हैं और किसी चीज को हम नॉन लिविंग कब बोल सकते हैं? लिविंग हम तब बोलेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु वगैरह वो लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करे या फिर शो करे। भाई फॉलो या शो करे जैसे मतलब जैसे कोई भी चीज ग्रो कर रही है तो मैं बोल सकता हूँ वो लिविंग है, ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट कर रही है मैं बोल सकता हूँ लिविंग है, या साथ में मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है, उसका खुद का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी हो, मतलब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी। ठीक है जी, भाई समझ में आ रहा है जो जिसकी फर्स्ट क्लास है आज? यस सर। ओके ओके, तो भाई हम किसी चीज को लिविंग कब बोलेंगे, जब बोलेंगे जब ये सारी प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करे। ठीक है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज में भी एक प्रॉपर्टीज ऐसी है कि भाई अगर ये हो गया इसका मतलब वो लिविंग है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नथिंग बट जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है हमारे बॉडी के अंदर उसी को हम बोल रहे हैं। तो मैंने कुछ मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था कि मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डअप, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। देखो इनको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को। ठीक है, जो कैटा है तो कैटा का यहाँ पे मतलब निकलता है कट, कट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ टूट रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ये जो रिएक्शंस है ये कैसे कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस है। और जो दूसरे साइड पे जो एनाबॉलिज्म है उसमें उसका मतलब होता है बिल्डअप। अगर एक कैटाबॉलिज्म है, एक के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दूसरी जो रिएक्शंस होगी वो कैसे होगी, बिल्डअप वाली। तो एक याद करोगे दूसरे का मतलब अपना आप ही पता लग जाएगा आपको। जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल भी बता रखा है आपको कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया कि भाई लीफ है, ठीक है, लीफ को लाइट मिलती है सनलाइट, तो लाइट की एनर्जी होती है, ठीक है, प्लस CO2 वो इन्वायरमेंट से ले सकता है, वाटर वो सोइल के अंदर से ले सकता है। ठीक है, तो तीनों चीजों को मिला के वो फाइनली जो प्रोडक्ट बनाता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट नथिंग इज दैट, दिस इज द शुगर। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म होती है। ओके जी, तो जो ये सब चीजें मिला के कुछ बना रहा है इसका मतलब ये बिल्डअप कर रहा है कुछ रिएक्शंस, इसका मतलब है कि ये कुछ बना रहा है, तो ये एनाबॉलिज्म रिएक्शंस हम इनको बोलते हैं। लेकिन कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे हमने भाई शुगर बना ली मतलब ग्लूकोज के फॉर्मेशन कर लिया, अब हम
इंस्पायरेशन लेते हैं मतलब कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, तो जो ऑक्सीजन के साथ शुगर को मिलके वो टूट जाता है एनर्जी में, ठीक है। तो एनर्जी हमें फाइनली क्या चाहिए होती है, सिर्फ एनर्जी ही तो चाहिए होती है फाइनली, कि किसी भी ग्रोथ को करने के लिए, डेवलपमेंट को या कोई भी रिएक्शंस को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत तो पड़ती है। तो ये क्या है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस। मैंने कुछ फिर बच्चे के कुछ डाउट्स थे यहाँ पे, तो मैंने उसको क्लियर किए थे कि भाई जैसे ये हमारा नोज है, ये माउथ है, यहाँ से हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, वो जाता है कहाँ पे, वो जाता सीधा एल्वोलाई में, एल्वोलाई से कहा जाता है, ये जाता सीधा ब्लड के अंदर, और ब्लड से जाके ये हार्ट से जाके ब्लड में के थ्रू ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, सेल्स के पास, टिश्यू के पास। देखो हाँ जी सर एल्वियोली मुझे क्लियर नहीं हुआ था, पहले भी एक बार बता दीजिए एल्वियोली क्या होता है ये। देखो एल्वोलाई क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। देखो जी, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है, मैं इसको ढंग से ऐसे बना देता हूं, ठीक है जी। थोड़ा इसको और अच्छे से बना देंगे। ठीक है, ओके जी। तो बच्चे, जब आपने देखा होगा कि जो आपने लंग्स के अंदर देखा होगा कभी भी कोई भी डायग्राम वगैरह, तो जो लास्ट में कोने पे होता है ना, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है क्या? आवाज सुन पा रहे हो आप मेरी, जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है? यस सर। यस तो सर। आपने कब, जब ये जो ह्यूमन का डायग्राम होगा, लंग्स का डायग्राम होगा, आपने उसके अंदर ना बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी, देखी कभी? यस सर। यस सर। तो जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, लास्ट में आके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये है सैक लाइक। सैक लाइक का मतलब क्या होता है? होलो स्ट्रक्चर, ठीक है जी। और जो ये जो लेयर है आपकी, ये है एपिथेलियम लेयर, ठीक है। एपिथेलियम लेयर होती है। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप ऑक्सीजन को इनटेक करोगे, ठीक है, नोज के थ्रू, वो सीधा जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बहुत सारे पार्ट से होता हुआ फाइनली रीच करेगा कहाँ पे, यहाँ पे एल्वुलाई। यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन जी आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे साइड में ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे, ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है। सर जैसे कि आर्टरीज और वेन्स। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टरीज की, क्योंकि आर्टरीज ही तो होती है जो प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, है ना? ऑक्सीजन कैरी करते हैं जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, इसीलिए हम उसको प्योर ब्लड की फॉर्मेशन को मानते हैं, उस चीज को, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे आया यहाँ पे? क्योंकि जो एल्वियोलाई होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 104 के आसपास, और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो कितना होता है? 158। तो इसलिए ना जो प्रेशर होता है वो डिफ्यूज होके कहाँ पे आ जाता है? एल्वियोलाई के अंदर। इसीलिए हम ऑक्सीजन को कैरी कर पाते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। और तो फिर इसका मतलब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग एल्वियोली कहते हैं, जो आपने अभी बनाया है ये बिल्कुल डायग्राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ये है एल्वियोलाई, ठीक है जी, जहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी कर सकते तो सर ये प्रेशर की वजह से अंदर आ पाती है एयर बाहर से बिल्कुल एटमॉस्फेयर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये प्रेशर की वजह से ही अंदर आती है। और सर ये एपिथेलियम लेयर, स्पेलिंग क्या लिखी है आपने, समझ नहीं आ रहा। EPITHELIUM, एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू होता है जी यहाँ पे। तो सर ये जो है ये उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ब्रेक कर देती है क्या एल्वियोलाई? किसको? सर अभी आपने प्रेशर के रिगार्डिंग कोई पॉइंट बोला था। मैंने ये बताया आपको कि आप ऑक्सीजन को इनटेक कैसे करते हो बॉडी के अंदर, क्यों बाकी जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती है उनको हम इनटेक क्यों नहीं कर सकते अपने बॉडी के अंदर? द रीजन इज दिस बिहाइंड कि भाई बाहर का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का, वो 160 के आसपास होता है, 160 के आसपास होता है। एग्जैक्ट वैल्यू है 158 जो हमारे एनसीईआरटी ने हमें मेंशन की हुई है, ठीक है। तो मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ।
और जो एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 104 के आसपास, 104 के आसपास या 100 मान के चल लो, ठीक है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की साइड पे ही गैस हमेशा डिफ्यूज होती है, तो इस वजह से हम ऑक्सीजन को कैरी कर पाते हैं। और आपको पता है कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज हो गया, यहाँ से यहाँ पे क्यों डिफ्यूज हुआ? क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है लगभग 96 के आसपास, ठीक है जी। इस वजह से हम जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वियोलाई से लेके और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और फाइनली जो ये ब्लड होता है ये लेके जाएगा टिश्यू के पास, और टिश्यू का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किस चीज का, ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, वो होता है 52। इसलिए हायर प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर पे वो डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स में ना। बिल्कुल। तो गैसेस एक्चुअली में होता क्या भाई, डिफ्यूजन तो होगा गैस जो होगा, है ना। सर सेल चैप्टर चल रहा है बेटा अभी इसका जो चैप्टर है ना ये टिश्यू वाला, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, है ना। तो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे भाई एपिथेलियम टिश्यू कौन से होते हैं। तो सर आपने इसमें ओवरऑल क्या बताया, ये ऑक्सीजन के बारे में बताया था ना अभी तक। सर आपने पहले बोला था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, लेकिन सर एटमॉस्फेयर में तो और भी गैसेस होती है, सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी होती है। हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर? क्योंकि बेटा हमने देखा है ना इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि हमने देखा हुआ है। सर नाइट्रोजन का नहीं होता? नाइट्रोजन का होता है लेकिन इतना नहीं होता कि इसको हम डिफ्यूज कर सके अपने बॉडी के अंदर। ओके सर, ठीक है, क्योंकि हमने देख रखा है ना भाई। हम लोग देखो सुनो, हम लोग क्यों इसकी बातें कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने फैक्ट्स को देखा हुआ है, हमने कुछ पढ़ा, मतलब जो साइंटिस्ट हो गए हमारे, उन्होंने कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये देखा होगा कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन के हिसाब से वो कितना होता है, ये कैसे हम ऑक्सीजन को ही ले पा रहे हैं, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ना फैक्ट्स है जो साइंटिस्टों ने देखा होगा अपने टाइम पे। ओके जी, ओके सर, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो सर ये आर्टरीज बाहर कैसे निकलती है? क्या चीज? सर आपने इन ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो तो बता दिया, लेकिन ऑक्सीजन बाहर कैसे जाती है? बाहर कहाँ पे जाएगी? वापस कैसे निकलती है, मतलब बॉडी से? बेटा बॉडी से वापस तो CO2 की फॉर्म में निकलेगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सपेल करते हो, है ना। ये सर CO2 और CO2 भी देखो, CO2 जो एक्सपेल करते हैं हम बाहर की साइड छोड़ते हैं, उसका भी पूरा मैकेनिज्म बेस्ड है किसके हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से। अंदर का जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है, बाहर अंदर का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है CO2 का बहुत कम होता है। इस वजह से हम इनसाइड बॉडी से लेके और उसको बाहर हम एक्सपेल कर सकते हैं इजीली तरीके से। ओके जी, यस सर। लेकिन सर कुछ हम लोग एक्सेल करते हैं, उसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन भी तो होता है परसेंटेज, फिर वो कैसे निकलता है जब ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर जाता है? देखो आपका अलग से इसका चैप्टर है, उसमें मैं बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या है कि छोटी छोटी चीजों पे आप पूरा का पूरा टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो जब इसका टॉपिक आएगा मैं उसको और भी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी बताऊंगा आपको, नई स्लाइड्स भी दिखाऊंगा। हाँ जी सर, जो 96 मिलीमीटर ऑफ Hg है और 52 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये आर्टरीज और वेन्स का है? बेटा आर्टरीज का खाली 96 देखो जो यहाँ मिलीमीटर ऑफ H, हाँ मिलीमीटर मरकरी। भाई प्रेशर को तो मरकरी में नापते हैं ना। एंड सर 52 क्या बेटा, आराम से बोलो। सर 52 टिश्यू के अंदर होता है, एल्वियोलाई वाले टिश्यू नहीं बेटा। जैसे मान लो कि हमें किसी भी बॉडी पार्ट्स में टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचानी है, जैसे हमें लेग्स में जो हमारे जो लेग्स हैं उनमें हमें ऑक्सीजन पहुंचाना है, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स होगी वो ऑक्सीजन को लेके जाएगी, ठीक है, वहां पे, और देन उसको डिफ्यूज करवा देगी कहाँ पे, टिश्यू के अंदर। ओके जी सर, सबसे कम किस में होता है प्रेशर पूरी बॉडी में? प्रेशर कैसे, मतलब सबसे कम कैसे बताऊं मैं आपको? सर जैसे 104 एल्वियोलाई में, उसके बाद 96 हमारा जो आर्टरीज है उसमें होता है फिर। क्योंकि ना टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू में तो प्रेशर जो होता है वो 52 के लगभग आसपास ही होता है, ठीक है। yes, ऐसा कुछ नहीं है कि कम ज्यादा हो,
क्योंकि सेल्स है वो तो हमारे जो सेल्स होती है ह्यूमन के अंदर उन पे सेल वॉल नहीं होती है, तो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं होता वहां पे। तो डिफ्यूजन कराने में इजीली तरीके से डिफ्यूज हो जाता है वो। ओके जी, यस सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। देखो सर क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आप, हाँ बोलो सर जो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी वो बताई थी जो अलाइव होती है सबसे आउटसाइड लेयर सर, इसीलिए ही तो हो पाता है डिफ्यूजन। जी बिल्कुल सेल वॉल होती तो नहीं होता। बिल्कुल इसी वजह से डिफ्यूजन हो पाती है, क्योंकि ना हमारा जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर भी एपिथेलियम की लेयरिंग होती है, वहां पे इजीली तरीके से डिफ्यूज हो सकता है वहां पे। ठीक है, जो नेचर होता है जो भी आप मानते हो, कुदरत मानते हो या नेचर मानते हो, तो नेचर ने इतनी अच्छी तरीके से वेल डिजाइन किया हुआ है हम लोगों को भी और प्लांट्स को भी कि हर चीज की फैसिलिटी मौजूद है कि भाई क्या चीज हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल है, क्या चीज अनफेवरेबल है। ठीक है, जैसे ही हम अनफेवरेबल की साइड जाएंगे कि कहीं पे अपोजिट जा रहे हैं कि भाई हमें ये चीज नहीं चाहिए होती लेकिन फिर भी हम उसे इनटेक करते हैं, तो जो बॉडी होती है वो उसके खिलाफ रिएक्शंस चालू कर देती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो नेचर होता है उसने हम लोगों को वेल डिजाइन प्रिपेयर किया हुआ है। किसी बच्चे ने मुझसे मेटाबॉलिज्म की पूछा, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? देखो बच्चे, मेटाबॉलिज्म नहीं एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म भी समझ में आ गया, एनाबॉलिज्म। देखो मैं पूरा फिर से बताया था। देखो आपको अगर मेटाबॉलिज्म के बारे में ना समझ में आ रहा हो कि आप सिर्फ एक बात याद रखना कि मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है हमारे बॉडी के अंदर उन्हीं को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं। देखो किसी भी रिएक्शन के अंदर या तो कुछ बन रहा होगा या कुछ टूट रहा होगा। टूटने वाले को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। और बनने वाले रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। तो अगर मैं कैटाबॉलिज्म की बात करूं तो ये कुछ भी टूट रहा हो, दैट इज द कैटाबॉलिज्म। लेकिन मैंने एनाबॉलिज्म में क्या बताया? एक एग्जांपल लेके बताया आप लोगों को कि भाई ये जो लीफ है, ठीक है, लीफ को जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की अपना खाना बनाने के लिए। लेकिन फोटोसिंथेसिस होता कैसे भाई? लाइट की जरूरत पड़ेगी, CO2 की जरूरत पड़ेगी, तो CO2 तो वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा स्टोमेटा के थ्रू, है ना। वाटर कहां से ले लेगा? वाटर ले लेगा सोइल से। ठीक है, CO2 प्लस वाटर प्लस लाइट मिलके, लाइट का मतलब क्या है यहाँ पे? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा? भाई क्लोरोफिल होता है ना यहाँ पे, भाई पता होगा ना, तो क्लोरोफिल होता है। यस सर। है ना भाई, क्लोरोफिल। यस सर, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। बिल्कुल सर क्लोरोफिल वाटर को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और लाइट के प्रेजेंस में उसको कार्बोहाइड्रेट बनाता है और CO2 रिलीज करता है। जी CO2 रिलीज नहीं करता, ऑक्सीजन रिलीज करता है। हाँ यस सर। ओके चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो आपने प्लांट्स में एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था कि जो एपिथेलियम की लेयर होती है वो वाला कैसे था प्लांट्स के अंदर? यस सर, जो अभी ब्रेकडाउन वाला जो अभी हम प्रोसेस पढ़ रहे थे एल्यूविलाई वाली, उसमें ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि प्लांट्स में भी होता है ये सेम चीज। हाँ प्लांट, देखो एपिथेलियम लेयर क्या होती है? एक तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं एपिथेलियम। ठीक है, ओके जी। और जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एपिथेलियम होती है। एपिथेलियम की जो सेल्स होती है बहुत ही वीक सेल्स होती हैं, आसानी से टूट सकती है। तो जो बाहर वाली लेयर होती है, तो कोई भी मतलब गैसेस वगैरह होता है उसको डिफ्यूजन कराना होता है, तो आसानी से हम डिफ्यूजन करा सकते हैं उसमें। और जितनी भी टिश्यू वाली बातें हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। भाई टिश्यू के अंदर होता क्या है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। तो इसके क्वेश्चन ना पूछो तो बेहतर होगा, है ना। यस सर। यस सर। डाइजेशन भी कैटाबॉलिज्म हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. डाउन कर रहा है सेंट्रल। जी बेटा, कैटाबॉलिज्म में आएगा डाइजेशन भी। देखो भाई एक सिंगल सेल है तो हमने सेल बोल दिया खाली। अगर अ ग्रुप ऑफ सेल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। मैंने यहाँ पे मुझे एक वर्ड और लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पे एक वर्ड और लिखना चाहिए था, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ठीक है जी, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लेना, सिमिलर सेल्स का। ठीक है भाई, सेल्स तो बहुत सारे होते हैं अलग अलग भाई। नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं, मस्कुलर सेल्स होते हैं,
ठीक है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है। तो ये तो सेल्स ही है, ठीक है, लेकिन उसके जैसे अगर सेल्स एक जगह इकट्ठा हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। मतलब अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो अलोंग विद द सिमिलर टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, मतलब सिमिलर टिश्यू मिलके, बहुत सारे सिमिलर टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन कैसे होते हैं, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, बहुत सारे हैं, स्टोमक हो गया, वो भी तो ऑर्गन ही है भाई, ठीक है जी। तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फाइनली ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक इंसान, कोई भी एक प्लांट, एक बॉडी जो हर तरीके से वो परफॉर्म करे लिविंग। ओके जी, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के? यस सर। यस सर। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई, विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा सबसे मतलब पहला जो लार्जेस्ट ऑर्गन होगा कौन सा? स्किन होती है भाई, स्किन को क्यों बोल रहे हैं? देखो अगर मैं ऑर्गन की बात करूं, अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन की बात करूं, अंदर की जो साइड हमारे ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसमें हम बोलेंगे लीवर इज द लार्जेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नली बात करें, ठीक है, अगर वहां पे इंटरनल ऑर्गन को मेंशन नहीं किया है, सिर्फ ये पूछे आपसे कि भाई लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, स्किन है भाई। स्किन क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिक तरीके से ये पूछा है भाई इंटरनल ऑर्गन, ह्यूमन के अंदर इंटरनल ऑर्गन में कौन सा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जी, ये तो आप बोलोगे लीवर होता है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में, 1665 में। सर स्किन भी वर्किंग है क्या? जी बेटा सर स्किन भी वर्किंग है क्या, मतलब जैसे वो तो मसल्स काम कर रही है ना, हमारी स्किन तो अपने आप मूव करती ही नहीं, हम मसल्स को। स्किन के अंदर ना ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड, पता है आप लोगों को? यस सर। यस सर। वर्किंग है मुझे नहीं पता भाई, मैं बताऊं आप लोगों को। देखो जो ये टिश्यू, देखो सुनो, जो ये टिश्यू वाला पोर्शन है, नेक्स्ट चैप्टर है सर। हाँ, जो टिश्यू वाला पोर्शन है ना, उसकी जो बातें है ना, थोड़ा सा संयम रखो उनमें यार। अगला वाला चैप्टर टिश्यू का ही है, ठीक है, धैर्य रखो। हाँ जी सर, बस एक चीज पूछनी थी सर, स्किन जो है वो भी सेल से बना हुआ है, और साथ ही जो हमारा वो है टिश्यू, वो भी सेल से बना है। आपको ना ये ना मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए वाला। जो ऑर्गन होता है वो किससे बनता है, सिमिलर टाइप के टिश्यू से। और टिश्यू, और ना टिश्यू बोलते हैं किसको हम, अ ग्रुप ऑफ सेल्स को। यस सर। और ग्रुप ऑफ सेल बने किससे, एक एक सेल से मिलके। तो ये फंडा क्लियर है, तो वो फंडा भी तो क्लियर हो जाएगा ना आपका। ओके सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कहां से डिस्कवर किया, कॉर्क वुड से डिस्कवर किया है। कॉर्क वुड मतलब डेड वुड, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, डेड वुड। तो जो उसने देखा कि जब उसने कॉर्क वुड को निकाल लिया, निकालने के बाद उसने जो उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उसने उसके अंदर इस चीज को रखा और उसने वहां पे एक स्ट्रक्चर देखी, जिसको उसने पाया, ही फाउंड अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। एक्चुअली में सेल कुछ नहीं होता, सेल अ वर्ड ड्राइव फ्रॉम द सेलुला। सेलुला का मतलब होता है रूम या फिर कंपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को मिला के क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है, ठीक है जी। और जो रॉबर्ट हुक होता है, उसने ये बोला है जो सेल्स के बारे में, टिश्यू के बारे में, दे अपीयर्स लाइक अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखो ल्यूवेन हुक 1674 में ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर किया प्रोटोजोन्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है। और उसने क्या डिस्कवर किया था, उनमें से फ्री लिविंग सेल्स, मतलब फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, ठीक है। कैसे इस चीज को डिस्कवर किया है, देखो पॉन्ड वाटर की ड्रॉप ली उसने खुद के माइक्रोस्कोप में वो ड्रॉप के स्लाइड पे रखी। देन उसने वहां पे देखा कि भाई जो अंदर जो पानी की ड्रॉप ली है, वहां पे ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स को उसने क्या बोला, एनिमल क्यूल्स बोले। एनिमल क्यूल्स का मतलब क्या होता है, टिनी एनिमल्स
बहुत छोटे छोटे एनिमल्स। Excuse me, sir. यस Sir, it's already half an hour. He or she can see the videos from eKites app. ये डेफिनेटली, बट बेटा थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा था आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाए यहाँ पे। सर बिना मतलब के बच्चे RIP लिख रहे हैं ग्रुप में, RIP टुडेज क्लास, समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों लिख रहे हैं वो लोग। Sir, RIP सर बहुत सारे मैसेज देखो बच्चों, देखो कोई बात नहीं, उन्हें एकेडमिक वाले देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हैंस एंड ज़ेकेरियस ने क्या किया, सिंपल सी बात है, उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को फाउंड किया है, डिस्कवर किया है। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, इसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, ठीक है, जो वो फेमस हुआ किसके लिए भी, ब्राउनियन मूवमेंट्स के लिए भी। शेल्डन एंड शुएन ने क्या किया बच्चों, इसने क्या है, इसने प्रपोज किया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कौन सी की है, तो जितने भी प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो किस चीज से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, इसलिए तो सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखो परकिंजी आया उसके बाद, परकिंजी ने क्या चीज डिस्कवर की है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जितना भी एरिया होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें होती है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो सराउंड करता है न्यूक्लियस से। देखो फिर आया वर्चाओ ने एक्सपेंड की सेल थ्योरी, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म is basically cytoplasm plus nucleus. So sir, is cell membrane also living? Yes. Sir, it's also living. Yes बेटा, it's also living, क्योंकि किससे बना हुआ है ये, सेल से। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, इनसे मिलकर बना हुआ है। उनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। सेल जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स थ्रू द सेल। यस ठीक है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को इसके बारे में, मैं इसके बारे में भी अभी जस्ट आपको बताऊंगा जब ये टॉपिक आ जाएगा, बिल्कुल अभी आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। देखो वर्चाओ ने एक्सपेंड किया सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी क्या थी भाई, कि हर एनिमल और प्लांट्स बना हुआ है किससे, सेल से बना हुआ है। तो इसने एक्सपेंड कर दी कि भाई सेल जो होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और कुछ हम इनको फादर्स भी बोलते हैं मेडिसिन का, पैथोलॉजी का। सेल एक्सपेरिमेंट करा सिंपली कि भाई ऑनियन की जो झिल्ली होती है, पील होती है, उसको हमने एक मतलब स्लाइड पे रख लिया, देन उसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाल दिया। सॉल्यूशन डालने के बाद वो कलरफुल हो गए, तो इजीली हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई जो ऑब्जर्व किया हमने, क्या क्या ऑब्जर्व, सिंपली कि आराम से हमें न्यूक्लियस दिखाई दे जाएगा, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स दिखाई दे जाएंगे। देखो ऑर्गेनिज्म को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था उस दिन, सेल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सेल यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल वाले, और मल्टी का मतलब होता है मल्टी सेल वाले, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, आप लोग देख लेना। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। तो ये आप चीज देख सकते हो, बहुत इजीली तरीके से आपको ये समझ में आता चला जाएगा, ठीक है जी। फिर मैंने डिफरेंट सेल्स के बारे में आपको बताया भी था कि भाई ब्लड सेल्स होती है, नर्व सेल्स होती है, मसल सेल्स होती है, स्पर्म होते हैं, ओवम होते हैं, फैट सेल होती है, स्किन भी होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो यही था कि भाई कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं। भाई कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, भाई जितने भी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है चीजें, उनको तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल बोल रहे हैं, जिसके अंदर सेल वॉल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, सेल ऑर्गेनल होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर प्लास्टिड या वैक्यूल भी बोल सकते हो आप लोग अलग अलग से। फिर न्यूक्लियस। फिर मैंने पिछली क्लास में आपको ये पढ़ाया था किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा। देखो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था, आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिस्कवर किसने किया था, नगेली एंड क्रैमर ने, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना किस चीज का होता है, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर से, ठीक है जी। मैंने आपको ये डायग्राम है थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था जो बाइलिपिड लेयर होता है उसमें दो अलग अलग लेयर होती है, एक अपर वाली एक लोअर वाली। जो अपर और जो लोअर लेयर होती है वो दोनों बने किस चीज से होते हैं, एक हेड से एक टेल से। जो हेड होता है वो बना होता है फॉस्फेट से, और टेल किस चीज से बना होता है, फैटी एसिड से, ठीक है। और जो फॉस्फोबाइलिपिड की लेयर है उनके बीच में प्रेजेंट है इंटीग्रल प्रोटीन, और जो उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी ये चीज, तो आप ये चीज देख सकते हो।
फिर मैंने बताया था जो प्रोटीन होती है वो दो टाइप की होती है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रेजेंट होता है इनसाइड द बाइलेयर और पेरिफेरल पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके अंदर जो कंटेन करते हैं, ये क्या कंटेन करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड तो अलग अलग पार्ट है ये। फिर मैंने आपको थ्योरीज भी बताई थी, दो थ्योरीज थी हमारे पास, एक थी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, देखो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है प्रपोज्ड बाय द डेवसन एंड डैनियल ने दिया था, डेवसन डैनियल प्लस रॉबर्टसन ने मिलके दिया था। ठीक है, और जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। शायद मैंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं आप लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। नो सर, एक बार बता दो। यस यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दीजिए सर, वो लिविंग है या नहीं? क्या बेटा? सर सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग और देखो नॉट? देखो पहले आप ना एक काम करो, आप ना पहले सोचो सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, आप मुझे बताओ खुद ही। क्या सर, क्या बताना है? मैं सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं? सर फॉस्फेट, लिपिड्स, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्रोटीन्स होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये ना ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो सिंपली बात है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी लिविंग सेल ही होता है, लिविंग पार्ट ही होता है। क्योंकि जब हम सेल को क्या बोल रहे हैं, एक लिविंग थिंग्स बोल रहे हैं, तो जो उसका हर कंपोनेंट्स हो गया वो लिविंग हो गया, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया वो भी क्या है, कंपोनेंट्स है, लेकिन वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। भाई उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना ये सारे काम करने के लिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो सर फिर वो प्रोटोप्लाज्म में क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में तो जो इतने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के, वही काउंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, दोबारा बोलना एक बार। सर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के, वही तो काउंट होते हैं ना प्रोटोप्लाज्म में, जैसे सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। आप मुझे बताओ कि हम जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम पता है राइबोसोम क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप बताओ भाई राइबोसोम होता क्या है? सर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल, है ना, मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो राइबोसोम जो होता है, वो जो कंपोनेंट होता है, क्या वो लिविंग है नॉन लिविंग है? आप मुझे बताओ पहले एक बार। लिविंग। लिविंग। क्यों बोल लो लिविंग? आप क्यों बोल लो लिविंग? क्योंकि वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा? वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहा है। तो जो मेम्ब्रेन होती है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो काम क्या करती है? ठीक है यार, उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स होते हैं जो आयंस के मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर वाटर को मूवमेंट कराने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है, या फिर इनसाइड द जो सेल के अंदर है कोई भी टॉक्सिक चीजें बन गई है उसको बाहर कौन निकालेगा? यार यही तो निकालता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। मतलब ये प्रोटोप्लाज्म में काउंट नहीं होता। हाँ, मतलब प्रोटोप्लाज्म में ये काउंट होता है। सेल मेम्ब्रेन से लेके जितने भी अंदर का एरिया है वो सब किस में आता है? ये सब प्रोटोप्लाज्म में तो आता है। एक सेल मेम्ब्रेन को मैंने एक बाउंड्री बना दी, भाई इसके अंदर का एरिया हमारा है, इसके बाहर का एरिया तेरा है, तो इसके अंदर ये एक बाउंड्री हो गई वहां की। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो सेल वॉल तो होती नहीं है ना? अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो सेल वॉल तो होती नहीं है। तो जितना भी ये एक ये लैंडमार्क बना दिया कि भाई इससे अंदर वाला एरिया हमारा है, इससे बाहर वाला एरिया तेरा है, तो इसके अंदर वाला एरिया कौन सा हो जाएगा? तो मैं यही तो बोलूंगा, जितना भी सेल मेम्ब्रेन वाला अंदर का एरिया है वो सब क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, वो लिविंग हो जाएगा। तो यही तो मैंने बोला है। यस सर। सर मुझे कुछ पूछना था। बोलो बेटा। देखो भाई पहले सर आपने ग्लाइको, हाँ बोलो सर आपने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बताया। सर जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसके सेंटर में होता है ना, और सराउंडेड में ग्लाइकोलिपिड, मुझे कंफ्यूजन हो रही है सर। देखो जो सराउंड में और उसमें नहीं। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। जैसे मैंने बताया कि जैसे ये एक फोस्फोलिपिड है, ये भी एक फोस्फोलिपिड है। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा है प्रोटीन प्रेजेंट है, मान लो ये प्रोटीन है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट अटैच्ड है यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लाइकोलिपिड, और जो सेंटर वाला एरिया होगा, ग्लाइकोलिपिड। हाँ जी, और जो सेंटर वाला एरिया होगा यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन। सिंपल है एकदम, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब डिस्टर्ब नहीं बिल्कुल भी, है ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ नया करते हैं आज, ठीक है। तो कुछ नया करने के लिए आज हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे मैंने आपको 2 सेल थ्योरी बताई थी, तो सबसे पहले मैं सेल थ्योरी बताने वाला हूँ किस चीज के ऊपर, यहाँ पे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। इसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इसी मॉडल को हम बोल देते हैं सैंडविच मॉडल, ठीक है। ठीक है जी। आपको पता है ये जो मॉडल है ये दिया किसने, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, किसने दिया है, डेवसन एंड डैनियल, रॉबर्टसन, डेवसन डैनियल, सर ये सैंडविच मॉडल क्यों लिखा है? एंड रॉबर्टसन। सर ये सैंडविच कौन सा वाला सैंडविच है? बेटा जो आप बर्गर खाते हो ना, मतलब सैंडविच टाइप का खाते हो जो घर पे बनाते हो या बाहर मार्केट से खरीदते हो, ये उसी टाइप का है सैंडविच, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसको हम सैंडविच, अरे मैं बताने तो दो मुझे, ठीक है, बताने तो दो मुझे, तभी तो बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है जी। इसको हम सैंडविच क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे सेड लिपिड लेयर is embedded by protein layer। अब समझ में आया इसको हम सैंडविच क्यों बोलते हैं। देन अगर मैं इस बात को फॉलो करूंगा तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी या फिर देखने को पाई जाएगी तो ये कैसी होगी, लुक लाइक सैंडविच, ठीक है। कैसे, मैं इसका डायग्राम भी आपको बना के दिखाता हूं कैसे ये सैंडविच की तरह हमें दिखाई देगी। देखो जी कैसे हमें दिखाई देगी सैंडविच टाइप की। जैसे ये हमारा हो गया लिपिड लेयर हो गई, यहाँ पे भी लिपिड लेयर हो गई, ठीक है जी, लिपिड लेयर हो गई है, ये भी लिपिड लेयर हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कौन सी प्रोटीन है, ये है पेरीफेरल प्रोटीन है, ठीक है जी। भाई अगर ऊपर की साइड प्रेजेंट है पेरीफेरी पे तो नीचे की साइड भी तो पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो सकती है प्रोटीन। यस सर। इसको भी हम क्या बोलेंगे, यस सर, पेरीफेरी, ठीक है जी। तो पेरीफेरी सर ये तो अंदर होगी बाहर वाली लेयर, हाँ तो नहीं, उसका जो मतलब था, जो डेवसन डैनियल एंड रॉबर्टसन का जो मतलब था कि भाई दो पेरीफेरल लेयर के बीच में जो पेरीफेरल प्रोटीन होती है उनके बीच में फोस्फोलिपिड का बाइलेयर जो है वो प्रेजेंट है। तो उसने सिर्फ ये बोला कि भाई जो लिपिड बाइलेयर है इज एम्बेडेड बाय द प्रोटीन लेयर। तो जो दो प्रोटीन है उसके बीच में क्या लिपिड है, तो जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये हमें दिखाई देता है कि जैसे सैंडविच टाइप हो, कि भाई ऊपर भी मेम्ब्रेन है, नीचे भी प्रोटीन की मेम्ब्रेन है, और बीच में क्या है, लिपिड बाइलेयर है, ठीक है जी। आपको समझ में आ गए। ये हमारा यस सर, ऊपर नीचे बाय सब पेरिफेरल प्रोटीन है ऊपर और नीचे, और बीच में पेरिफेरल दूसरा प्रोटीन है सर, इसलिए ऊपर और नीचे प्रेजेंट है प्रोटीन, ठीक है जी। प्रोटीन ऊपर नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। बीच में तो क्या सर है, लिपिड बाइलेयर है। जो बन होते हैं वो प्रोटीन है और जो अंदर टिक्की होती है वो बाइलेयर लिपिड। हाँ मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप इस चीज को भी याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो बहुत सिंपल है भाई, सिंपल सा यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है वो किसने दिया है? डेविसन, डैनियल एंड रॉबर्टसन ने। उसने क्या बोला? उसने सिर्फ यही तो बोला कि यार जो मेम्ब्रेन के जो ये स्ट्रक्चर है ये लुक लाइक अ सैंडविच टाइप की है, कि भाई बाहर भी पेरिफेरल प्रोटीन होती है और अंदर जो पेरीफेरी साइड होती है उस पर भी प्रोटीन होती है। तो जो अपीयरेंस होती है, जो देखने में मिलता है, ये सैंडविच लाइक होता है। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ओके ओके सर। यस सर। सर इसमें ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का बेटा ग्लाइकोलिपिड तो बहुत इजी है बताना। देखो यहाँ पे ये लिपिड से प्रेजेंट है, मतलब लिपिड की लेयर पे प्रेजेंट है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लाइको लिपिड। प्रोटीन सर, प्रोटीन तो और अंदर है यहाँ पे जो बाहर की साइड होगा, यहाँ पे क्या हुआ? ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है जी। जो लिपिड, मुझे आपकी आवाज कट के आ रही है बहुत। एक नो मिनट सर इज क्लियर। नो आप नो नो सर सर, योर नहीं वॉइस आ इज रही। क्लियर। आप बेटा अपना थोड़ी कनेक्शन चेक करो आप अपना। सर अब क्या? आपकी मुझे भी कट करके आवाज आ रही है, आप कनेक्शन चेक करो। देखो जी, जो सेकंड हमारा मॉडल है, सेकंड जो मॉडल है वो है जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। भाई इसको प्रपोज किसने किया है? किसने दिया है सिंगर इसको? एंड निकलसन। सिंगर एंड निकोल्सन। सिंगर एंड निकलसन। प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड सिंगर निकोल्सन। एंड निकोल्सन। कब दिया था? 1912 में। ठीक है जी। इन्होंने क्या बोला इसके बारे में, लिपिड बाइलेयर के बारे में? इन्होंने बोला दे सेड लिपिड एंड integrated protein are present। बेटा प्रेजेंट को ध्यान से देखना, मैंने प्रेजेंट कैसे लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना। टीएनटी सर। आर प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट मैंने ऐसे लिखा है प्लस और एंटी, इसका मतलब है प्रेजेंट। ठीक है, चलो मैं फुल फॉर्म ही लिख देता हूं। are present in मोज़ेक पैटर्न। बेटा मोज़ेक पैटर्न पता क्या होता है? नो सर। सर जो ब्लर हो, मतलब मोज़ेक पैटर्न होता है इरेगुलर बेसिस पे। मतलब कुछ, मतलब जैसे मोज़ेक पैटर्न को अगर मैं समझाना चाहूँ तो इस तरह के समझा सकता हूँ। जैसे हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, एक तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर अपर वाली येरी और नीचे वाली येरी, और मैंने बताया था यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे अपर प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे भी अपर प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, जो पेरीफेरी होगी। तो इसके बाद थोड़ा सा बाइलिपिड की लेयर हो रहा है, फिर से प्रोटीन आ गई। ठीक है, फिर से प्रोटीन आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद चलता रहा ऐसे ही, उसके बाद फिर प्रोटीन आ गई। तो जो ये प्रोटीन की लेयर आ रही है, इंटीग्रल जो प्रोटीन है, जो बीच वाली प्रोटीन है, जो इनसाइड द प्लाज्मा में, इनसाइड द लिपिड बाइलेयर के बीच में जो प्रेजेंट है प्रोटीन, वो जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है मोज़ेक पैटर्न में, मतलब इरेगुलर पैटर्न में। ठीक है, कि कुछ मतलब ऐसा नहीं फिक्स है कि भाई मतलब इसकी कोई शेप साइज नहीं है। हाँ, मतलब साइज से मतलब नहीं है बेटा, यहाँ पे साइज से मतलब नहीं है, साइज से मतलब नहीं यहाँ पे, मतलब किस चीज से, कि जैसे बोलते हैं ना कि डिस्टेंस। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला ना कि भाई कि 6-7 जो लिपिड बाइलेयर है,
जो हेड टेल है वो आ गए, उसके बाद फिर से प्रोटीन आ गई, उसके बाद 6-7 बाद फिर से लिपिड बाइलेयर आ गए, फिर से प्रोटीन आ गई। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि 10-20 लिपिड बाइलेयर की जो कंटेंट है वो आ गए, फिर प्रोटीन, फिर 6-7 आ गए, फिर प्रोटीन, फिर 10-12, फिर प्रोटीन, फिर 20-25, फिर प्रोटीन। तो एक इरेगुलर पैटर्न पे वो प्रेजेंट है प्रोटीन। आपको समझ में आएगा? सर फिर आप Sir means mosaic pattern means irregular pattern. हाँ, इरेगुलर, या फिर एक तरीके से कि यही बोल सकते हो कि जो जो प्रोटीन इनप्रेडिक्टेबल, हाँ इनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में प्रेजेंट है वहां पे। आप ये भी चीज एक टर्म यूज कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि इसका कोई सीक्वेंस नहीं है सर, इसलिए मतलब इसे कहते हैं ना हाँ फ्लूइड मोज़ैक, क्योंकि फ्लूइड जो है वो भी कहीं पे भी उसकी भी कोई पैटर्न नहीं होता, इसलिए ना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। तो सर इसका मतलब कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ये रेगुलर पैटर्न में होता है और फ्लूइड मोज़ैक में ये इरेगुलर पैटर्न में होता है। मेरे बेटे, मैंने ऐसा नहीं बोला कि ये रेगुलर पैटर्न में होते हैं इरेगुलर पैटर्न, मैंने ये बोला है कि ये एक मॉडल है जो एक साइंटिस्ट ने दिया है। उसने सिर्फ ये बताया है कि जो हमें लिपिड बाइलेयर और जो प्रोटीन होती है बाहर वाली, एक इस टाइप में दिखाई देती है, सैंडविच टाइप में, ठीक है। उसने यहाँ पे मोज़ेक पैटर्न की कोई बात नहीं करी, जो यूनिट मेम्ब्रेन वाला मॉडल था। लेकिन निकोल्सन है, सिंगर और निकोल्सन जो है, उसने क्या बोला कि जो लिपिड और इंटीग्रेटेड प्रोटीन है वो प्रेजेंट है एक मोज़ेक पैटर्न में। देखो वो मॉडल अलग था, ये मॉडल अलग है। इसने क्या बताया कि भाई जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन प्रेजेंट है वो एक डिफरेंट टाइप के पैटर्न में प्रेजेंट है, एक मोज़ेक पैटर्न में प्रेजेंट है, एक अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में प्रेजेंट है वहां पे। ओके जी, दोनों मॉडल अलग है यार। सर आपने पिछली बार बोला था कि वो इंटीग्रल प्रोटीन है और अब आप कह रहे हो कि इंटीग्रेटेड, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है सर। सर ये समझ नहीं आ रहा है। इंटीग्रल भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड भी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग नहीं है बिल्कुल भी। सर ये दोनों थ्योरी है ना, इसलिए हम प्रूव नहीं कर सकते ना। और सर इसका मतलब कि जो पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन दोनों में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों में। बेटा जहाँ पे प्रोटीन होगी वहां पे तो ये दोनों चीजें मिलेगी ना, मिलेगी नहीं? आप मुझे खुद बताओ। ओके सर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था आपका। क्वेश्चन ये बनता था कि भाई दोनों की अपीयरेंस कैसे दिखाई देती है। आपको हमेशा याद रखना है यूनिट मेम्ब्रेन की, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसकी अपीयरेंस है कैसी, सैंडविच टाइप। सैंडविच आप समझ जाओगे कि भाई किसी चीज के बीच में कुछ है, ठीक है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो अपीयरेंस है वो कैसा है, मोज़ेक पैटर्न में, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा। सर यही दोनों थियोरी है, और कोई थियोरी नहीं है? जैसे बिग बैंग थियोरी में बहुत ज्यादा थियोरी दे रखी है। नहीं, आपको स्पेसिफिक बेटा, आपकी जो आपकी एनसीईआरटी है उसने तो ये भी थ्योरीज नहीं दी है आपको पढ़ने के लिए। ये मैंने आपको बताया, ये ठीक है, इसलिए बताया। यूनिट मॉडल मेम्ब्रेन का सन कौन सा है जी सर? उसकी मतलब सन, उसका साल कौन सा आपने बताया नहीं, 19 कितना कि फ्लूइड वाले का 1912 बेटा, 1912 सर। यूनिट मॉडल इसका बेटा मेरे ख्याल से 1906 के आसपास होगा। मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगा, इसका 1906 के आसपास होगा, क्योंकि ये दो थ्योरी भी तो अलग है ना, लेकिन ये जो डिनोट करती है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही करती है ना। बिल्कुल, और वो तो हमेशा सेम रहेगा। मतलब बेटा बात क्या है, ये पूरा एक सेल है ना। सुनो बात क्या है, बात ये है कि एक चीज है, ठीक है, उसको मैं किसी और नजरिए से देख रहा हूँ और उसको आप लोग किसी और नजरिए से देख रहे हो, समझ रहे हो। अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उसके हिसाब से भी वही है, इसके हिसाब से भी वही है, ठीक है। बस उसने बताया कैसे है कि भाई मैंने देखा, मुझे लगा कि भाई ये तो सैंडविच टाइप है, कि भाई कुछ तो बताना ही होता है साइंटिस्टों को, तो उन्होंने बोल दिया। जो ये सिंगर है निकोल्सन था, उसने किसी और बेसिस पे अपने जो थ्योरीज है उसको एक्सप्लेन करा। अब आपको समझ में आया? सर सर हम भी थ्योरी तो दे सकते हैं, जैसे बीच में बाइलिपिड और चारों तरफ है। सर ये भी थ्योरी है, पर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी है वो आपने हमें दो थ्योरी बताई है जो ज्यादा सही हो सकती है। हाँ, जो सबसे ज्यादा सही वाली मोज़ेक पैटर्न वाली है, जो उसको माना गया है, ठीक है जी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी बोलो। एक ही सेल के अंदर होता है ना?
हाँ एक ही सेल के अंदर बता रहा हूँ मैं, ये एक सेल है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, जैसे ये सेल हो गई तो ये प्लाज्मा में ये सेल वॉल मान लिया मैंने, चलो सेल वॉल मान यस लेता हूँ। सर। यहाँ पे ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, यहाँ पे प्रोटीन आ गई, यहाँ पे फिर से मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे फिर से प्रोटीन आ गई, यहाँ पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये वाली बातें चल रही है। ठीक है जी। सर ये पूरा एक ही सेल है ना, एक सेल में हाँ जी, हाँ इतनी जी, सारी पूरा चीजें, एक, हाँ एक सेल की, अभी तो कुछ चीजें नहीं पढ़ी हमने, अभी तो बहुत एक ही छोटी सेल में चीजें पढ़ी हैं। न्यूक्लियस सब कुछ वगैरह। जी 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 जी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सर ये इसको तो प्लाज्मा एक मेम्ब्रेन। सेल के एक छोटे में रहेगा, एक छोटा सा पार्ट ही है। हाँ जी, छोटा सा पार्ट हमने अभी स्टडी करी है इसकी। तो अब मैं बेटा मैं आपको बता दूं फंक्शंस, फंक्शंस के बारे में, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। देखो फंक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में आप बेहतर तरीके से और बता सकते हो। देखो सबसे पहले बात है, ये एक तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है ना, मतलब एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल किस में होता है, प्लांट में होता है। तो सिंपल सी बात है, जो सेल वॉल होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक तो ये बाहर वाली लेयर है, सेल के बाहर वाली लेयर, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रोवाइड कराता है क्या, प्रोटेक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ पहला पॉइंट इसके अंदर कि प्रोवाइड। सर बट ये प्लांट्स में भी तो प्रेजेंट होता है, बस फर्क ये होता है कि प्लांट्स में इसके बाहर एक सेल वॉल भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो सर ओनली एनिमल्स में कहना तो थोड़ा मैंने गलत हुआ। मैंने ये बोला कि ये चीजें एनिमल्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती। मैंने पूरा बात तो सुनो सर मेरी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? ये सर नहीं नो बीच में सर, वॉइस इज वॉइस क्लियर। क्लियर है। नो सर, योर वॉइस इज क्लियर। ठीक है जी, ठीक है। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन, ठीक है जी। प्रोटेक्शन कैसे, कि मैं बोल सकता हूं ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द सेल एनिमल सेल्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। सर बट ये तो पोरस होता है ना। क्या जी? सर बट ये तो पोरस होता है। बेटा मैंने एक फंक्शन बताया आपको, मुझे लिखने तो दो पहले। आप लिखने नहीं दे रहे हो, आप मुझसे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। बताओ मैं कैसे बताऊं मैं आपको, मैंने पूरी बात नहीं अभी लिखी है अपनी यहाँ पे, ठीक है। मैंने अपने फंक्शंस में से सिर्फ एक पॉइंट बताया आपको भी कि भाई आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा रहा है साथ के साथ ये। तो ये प्रोटेक्शन कैसे करवा रहा है, क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहा है सेल को अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इसका, सेकेंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेंटेन करता है, मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है भाई। अंदर की फ्लूइडिटी और बाहर की जो फ्लूइडिटी होगी उसको मेंटेन कौन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसी के थ्रू तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सब होता है, ठीक है जी। जो अंदर का बाहर का जो फ्लूइडिटी है और जो अंदर की फ्लूइडिटी है वो उसको मेंटेन कौन कर रहा है, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। सर तभी होता है सर, जो रिजल्ट्स होते हैं वो फूल जाते हैं अगर पानी में डालें तो, उसकी सेल जी, मेम्ब्रेन जो है अभी वो हम पढ़ेंगे, अभी वाटर हम में। पढ़ेंगे उनके बारे में, अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे बेटा, टेंशन मत लो। लेकिन जो मैं पॉइंट पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या आपको वो क्लियर हो रहा है? सर ये समझ नहीं आया, Yes, sir. नहीं समझ आया। और वो जो मैंने देखो बेटा, देखो सिंपल सी बात है, एक सेल है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, वाटर का इनटेक और आउटटेक करवाता, बाहर की साइड अंदर की साइड फ्लूइड का, है ना। तो जितनी ज्यादा नीड होगी सेल को उतना ही तो वो अंदर की साइड मूवमेंट करवाएगा पानी की, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट थोड़ा ना करवाएगा पानी की, ठीक है। तो इसका मतलब है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेंटेन कर रहा है क्या, फ्लूइडिटी, ओके जी। तो सर वो मेंटेन कैसे कर पाता है? आप नहीं मेंटेन करोगे, वो सेल खुद ही मेंटेन कर लेगा। सर मतलब वो अंदर और बाहर की फ्लूइडिटी को मिक्स नहीं होने देता। यस। एंड सर वो उसको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कैसे करता है? वो तो पोरस होता है ना।
वो खुद ही Environment, रोक लेता है सारे सामान को। देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो किसी भी इंटरनल ऑर्गन की अगर बात करो, चलो बाहर वाली सेल, अगर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल है, ये मान लो कि सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है आपको लग रहा होगा हाँ ये प्रोटेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से, आपको ये लग रहा होगा, है ना? हेलो, यस सर सर। यस सर। देखो पहले ना मेरी पूरी बात तो खत्म होने दिया करो, उसके बाद अपने क्वेश्चन पुट अप किया करो, ठीक है? मैंने आपसे बोला अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि ये सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, ये एक अमीबा है, तो आप बोलोगे सर इस अमीबा के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये अमीबा सिर्फ एक सिंगल सेल वाला है, ये हाँ ये जरूर जो इसकी बाहर वाली लेयर होगी ये प्रोटेक्ट कर सकती है इन्वायरमेंट से, लेकिन जैसे हम ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस कैसे अपने अंदर की साइड एक सेल कैसे इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट, भाई उसके पास और भी तो सेल्स है, और भी तो सेल्स है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होगी भाई, मैकेनिकल मैकेनिकल जो सपोर्ट होता है या फिर किसी भी टाइप का सपोर्ट होता है यार, ये तो वो दे ही सकता है, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है। नो सर। कैसे बच्चे, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? मुझे समझ में नहीं आई बात, ये क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? सर हेलो, आ गया सर समझ। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है तीसरे नंबर का, वो है ये करता है जैसे सेलेक्टिव परमिएबल टू आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट या फिर मॉलिक्यूल्स। सिर्फ यही चीज मैंने अभी बताई है आपको कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आयन की भी मूवमेंट कराता है अंदर की साइड, ठीक है, बाहर भी कराता है। इसलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम ये सेलेक्टिव परमिएबल आयंस को वो या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो मूवमेंट करा रहा है अंदर बाहर, जिसकी भी जरूरत है वो अंदर की साइड मूवमेंट करा देता है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए उसको बाहर की साइड वो धकेल देता है, ठीक है? इसका फंक्शन भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके और अच्छी तरीके से, ठीक है? ठीक है जी। यस सर। आपने तीनों फंक्शन पढ़ लिए? आयंस मतलब आयंस बेटा जैसे पोटेशियम आयंस हो गए, ठीक है, सोडियम आयंस हो गए, ये सर आयंस। हमारा जो खाना होता है वही तो इसको एनर्जी देता है ना, उन्हीं में से तो ये एनर्जी लेते हैं, तो उसमें आयंस और ये सब प्रेजेंट होते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये आयंस ना हो तो हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस नहीं चलेंगे ना, वो कैसे नहीं चलेंगे? क्योंकि ये जरूरी होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। आपने आपने नर्व सेल के बारे में पढ़ा नहीं है कि 2 सोडियम अंदर जाते हैं, 3 पोटेशियम बाहर निकलते हैं, तब जाके कंडक्शन होता है। एक सर प्लाज्मा जो हमने पिछली सर हमने नेगेटिव आयन। बिल्कुल, तो भाई तो सर इसको मेंटेन रखने के लिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है ना। यस सर। सर केमिस्ट्री में प्लाज्मा जो है वो भी तो आयन से ही बना हुआ है। हेलो, यस सर। यस सर। हेलो सर, सर यस प्लाज्मा जो है वो आयन से ही तो बना हुआ है। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां पे कार्बन है, वहां पे हाइड्रोजन है, वहां पे हर चीज है, मिलके ही तो बनता है ये। जो प्लाज्मा आप बता रहे हो ब्लड सर ब्लड के आयंस अंदर, होते क्या है? मैंने बताया ना बेटा आयंस ही तो है, ये पोटेशियम सोडियम ये आयंस ही तो है। सर ये तो एग्जाम्पल है। हाँ तो और कैसे बताऊं मैं आपको, बताओ बेटा। Sir, please repeat the third function.
वो डिफरेंस पूछे शायद, वो डिफाइन, सॉरी। क्या बेटा? सर जैसे सॉलिड में मतलब वो ये पूछ रही कि जैसे आपको देखो, सुनो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि कोई एटम है, एटम के बारे में बताऊं मैं, एटम क्या होता है? एटम पता क्या होता है? यस सर। या कोई मॉलिक्यूल, या कोई मॉलिक्यूल्स हो गया। मॉलिक्यूल्स पता है आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। जो ये एटम है, जो ये मॉलिक्यूल्स है, इनके पास एक डेफिनेट चार्ज होना चाहिए, प्लस में, माइनस में, 2 प्लस में, 2 माइनस में, कुछ भी हो। ठीक है, इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं? आयंस ही तो बोलते हैं इनको हम। चार्ज। यस सर, आ गया सर। इसी में आ जाता है ना कैटायन और एनायन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ठीक है, आगे बढ़ता है बेटा। ठीक है, देखो नेक्स्ट। हाँ जी, थर्ड पॉइंट। देखो मान लो कि हमें सेलेक्टिव परमेबल टू आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिर्फ ये कुछ सेलेक्टिव आयंस के लिए ही यहाँ पे ये द्वार खुले हुए हैं इनके, और बाकी तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे, जो स्पेस है यहाँ पे, है ना, जो अंदर जाने के लिए बेताब होगी। लेकिन हर चीज की हमको जरूरत नहीं है अंदर की साइड, हमें कुछ ही चीजों की जरूरत होती है। तो जो ये कुछ चीजों की जरूरत होती है ना, तो यहाँ पे कुछ चीजों के लिए ही ये चीज सेलेक्टिव है, मतलब ये परमिएबल है किसी, मतलब उन एक स्पेसिफिक चीजों के लिए। ठीक है जी। And sir, please explain. Yes, sir. So, sir, second point. भैया मेंटेन द फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है बेटा ये। ठीक है, फ्लूइडिटी आपको पता है क्या होता है? क्या होता है फ्लूइडिटी, आप मुझे बताओ। एबिलिटी टू फ्लो। Sir, ability of a substance which allows it to flow. ठीक है, अगर अंदर की जो फ्लूइडिटी होगी वो मेंटेन होनी चाहिए ना, बाहर की जो फ्लूइडिटी होगी उससे बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ। यस यस, बैलेंस होना चाहिए। सर एक बार स्क्रॉल कर तो ऊपर की तरफ, 1 मिनट के लिए बस, एक मिनट बेटा, कर रहा हूँ। ठीक है ना? यस सर, हो गया। ठीक है जी। देखो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे करवाता है, किस बेसिस पे करवाता है? देखो, जैसे सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ता हूँ सिंपल डिफ्यूजन का। देखो सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे मान लो कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इनसाइड वाला एरिया है, ये आउटसाइड वाला एरिया है। ठीक है, ओके जी। देखो सिंपल डिफ्यूजन हम किस चीज को बोलते हैं? ठीक है, देखो मान लो ये सोल्यूट है, ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है बाहर की साइड हाई है, हाई कंसंट्रेशन में बाहर की साइड, और इनसाइड जो सेल के अंदर वाली कंसंट्रेशन है यहाँ पे इस सोल्यूट की, सोल्यूट जो ए सोल्यूट है इसकी जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे हाई है आउटसाइड द सेल, लेकिन इनसाइड द सेल इसकी लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन को मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे है लो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो जो ये सोल्यूट होगा ये मूव कर जाएगा हाई
कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड पे। तो जो ये ए सोल्यूट है, सॉरी ये जो कंपार्टमेंट है, ये वन कंपार्टमेंट है, ये सेकंड कंपार्टमेंट बोल देता हूं। तो जो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट होगा, जो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट है फ्रॉम 1 to 2, ठीक है जी, इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। कंसंट्रेशन का सर आ रही है। देखो Yes, सिंपल, sir, देखो मैंने अभी ये नहीं बताया है कि हमने क्या डिफ्यूज करवाया है। मैंने आपसे सिर्फ मेरी आप ना वर्डिंग पे ध्यान दिया करो सबसे पहले, ठीक है। मैंने आपसे बोला है ये आउटसाइड वाला एरिया है, ये इनसाइड वाला एरिया है। आउटसाइड में किसी भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, उससे अंदर की साइड जाना है, ठीक है। लेकिन जो किस डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा, अगर वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जैसे गैसेस हो गया, जैसे गैसेस, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, इजीली पड़ जाएगा और भी। जैसे गैसेस हो गया, एग्जांपल हो गैसेस। गैसेस को क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की साइड वो डिफ्यूज हो जाते हैं इजीली। तो ऐसे डिफ्यूजन को हम बोलते हैं सिंपल टाइप का डिफ्यूजन। अब आपको समझ में आए? यस सर। यस सर। ओके भाई, लिखते हैं ना। और सर हम आगे बढ़े। इसमें सॉल्यूट ही होगा और कुछ नहीं हो सकता? नहीं, हमें अभी जो डिफ्यूजन होगा वो सोल्यूट का ही हो सकता है, सोलवेंट का नहीं हो सकता। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप कैरी करो सबसे पहले। यस सर। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट हियर? वही वाला जो शुगर और पानी के साथ वाला एग्जांपल है, वही वाला सॉल्यूट है ये? हाँ, अब सोल्यूट तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर जो ये सोल्यूट है आउटसाइड पे, अगर ये इनसाइड जा रहा है, ठीक है, वो भी कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से हाई कंसंट्रेशन के लो कंसंट्रेशन के साइड जा रहा है, तो ऐसे सोल्यूट के डिफ्यूजन को हम बोलेंगे सिंपल टाइप का डिफ्यूजन है जी ये, ठीक है। सर और कितने टाइप होते हैं डिफ्यूजन के? अभी बता रहा हूं मैं, सेकंड डिफ्यूजन की साइड चलते हैं हम। सेकंड डिफ्यूजन है जी हमारा, सेकंड डिफ्यूजन, ठीक है। सर ये 2 है मिनट्स सर, वो ऊपर वाला कॉपी करने दीजिए, 2 मिनट्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। लो करो मेरा, कॉपी करो जल्दी फटाफट। कॉपी हो गया? सर ये ए सोल्यूट क्या लिखा है? ए सोल्यूट, यहाँ ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एग्जाम्पल, कोई भी ए टाइप का कोई भी एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। कोई भी ए सोल्यूट ले लिया मैंने। सर यहाँ इसका मतलब यही है ना, जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। आप मेरी बात को कैरी करो दोबारा से, देखो ध्यान से सुनो। मैंने बोला है कि सिंपल डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो लो कंसंट्रेशन वाला कंसंट्रेशन ही होता है ना? होता है, ठीक है। अगर कोई भी सोल्यूट हाई से लो की साइड जा रहा है तो ऐसे डिफ्यूजन को हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। मैंने ये नहीं बताया था कि सोलिड है कौन सा, मैंने सिर्फ डिफ्यूजन के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? देखो जैसे मैंने बात करी कि भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ट्रायंगल जैसा क्या बना है यहाँ पे? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने शो करे बाइलिपिड, एक सिंगल लेयर से शो नहीं करा मैंने, बाइलिपिड से शो किया। ठीक है, तो जो मैंने ये वी शेप में आपको यहाँ पे ये दिखाया है, ये जो वी शेप में मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये है जी प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये है जी कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन जो काम करता है, मान लो जैसे मैंने सर बात चाबी करी, का काम करता है जैसे। हाँ एक तरीके से आप बोल सकते हो ये भी। जैसे मान लो सर इंसुलिन, जैसे इंसुलिन होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, फिर मैं आपका एग्जांपल कैरी करता हूँ यहाँ से। देखो जैसे ये सोल्यूट है, ये सोल्यूट है अनसोल्यूबल सोल्यूट। ठीक है, जो सोल्यूबल नहीं हो सकता सोल्यूट। ठीक है, जो मतलब एज इट इज बाहर से अंदर की साइड जाएगा। ठीक है, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया। ठीक है, ये मैंने दूसरा फेज दिखाया, आउटसाइड एंड इनसाइड। ठीक है, अगर मान लो कि ये ऐसा सोल्यूट है जो सोल्यूबल नहीं हो रहा पानी के अंदर, ये किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं है, लेकिन इसकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ पे होनी जरूरी है सेल के अंदर, तो यहाँ इनकी मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन क्या करेंगे, ये यहाँ पे अपने जो अंदर की चीज है, जैसे वो बोलते हैं ना कि जो होता है, जो से हम किसी भी चीज को फंसा सकते हैं, तो ऐसे ही इसने अपने कैरियर प्रोटीन के अंदर ये जो अनसोल्यूबल सोल्यूट है इसको यहाँ पे अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद ये दूसरी साइड से खुल गया और ये चला गया इनसाइड, अंदर की साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट को, ऐसे डिफ्यूजन को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ में आया? सर एक बार सर फिर से सर कैरियर प्रोटीन का रोल एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो कैरियर प्रोटीन का रोल होता है, हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, is that means that it is the diffusion that have the movement of particles in the in or out of plasma membrane with a carrier protein. Yes, with the help of carrier. Yes, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, आपने बोला भाई कैरियर प्रोटीन के थ्रू इन अंदर की साइड और बाहर की साइड भी मूवमेंट हो सकती नहीं हो सकती, यही तो बोला आपने, जितना मुझे समझ में आया आपकी लैंग्वेज से। यस सर। तो सर इसका मतलब ये बाहर से अनसोल्यूबल सोल्यूट लेता है कैरियर प्रोटीन के जरिए, कैरियर प्रोटीन, और फिर वो बाहर से बंद होगी, अंदर से कैरियर प्रोटीन खुलता है और वहां पे अंदर चला जाता है सोल्यूबल देखो मैंने जो कैरियर प्रोटीन का डायग्राम बनाया है, ये मैंने एक अपनी तरफ से बनाया है आपको, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं दिखाया मैंने आपको। मैंने जैसे होता नहीं कि जो आपने लॉग एंड की थ्योरी पढ़ी होगी कभी, सबस्ट्रेट एंड उसकी क्या नाम वो बोलते हैं उसको, सबस्ट्रेट के साथ कौन सा होता है एक और, सॉल्यूट। जैसे सबस्ट्रेट होता है अपने किसी भी कंपाउंड में जाके अटैच हो जाता है ना, वहां पे जगह मौजूद होती है, तो सेम टू सेम मैंने ऐसे शो करा है कि जो कैरियर प्रोटीन होती है वो एक साइड से अपने पार्टिकल को लेती है और दूसरी साइड से उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, आप इसको एनिमेशन के थ्रू भी या यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो कैसे ये वर्क करता है जो कैरियर प्रोटीन होता है। ठीक है जी सर, मतलब ये मतलब खुलता कैसे, मतलब पहले लेने के लिए एक साइड से खुलता है, फिर निकालने के लिए दूसरी साइड से खुलता है। हाँ दूसरी साइड से बंद रहता है, एक साइड से खुला रहता है जहां से इसको लेना होता है। सर मतलब ये दोनों कर सकते हैं ना, खुल भी सकता है एक साइड से और निकाल भी सकता है दूसरी साइड से। यस यस। तो सर जो पहले सॉल्यूट्स पढ़े वो सॉल्यूबल सॉल्यूट्स थे। बेटा फिर मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप ना कंफ्यूज हो रही हो खुद की वजह से। आपको मैंने बोला कि जो पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड मूव कर जाए, दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। जिन पार्टिकल को कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ऐसे डिफ्यूजन को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब हर किस सॉल्यूट को कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये भी एक फैक्ट है।
ठीक है, तो सर उनके इसका मतलब उनके लिए कुछ और भी हो सकता है। सर इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन सोल्यूबल सोल्यूट में होता है। सोल्यूबल सोल्यूट, यस सर सेम क्वेश्चन। सोल्यूबल सोल्यूट कैसे, समझाओ मुझे। सर सॉल्यूबल सोल्यूट मतलब कि वो अंदर जाके अपने आप सॉल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाते तो इन्हें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर वही तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो नेक्स्ट नंबर है हमारा डिफ्यूजन का, चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैसे होता है, देखो जैसे मान लो कि ये हमारा है बाइलिपिड, यहां पे प्रेजेंट है चैनल्स। सर चैनल का मतलब क्या होता सर है? चैनल्स मतलब उसकी जो टेल है वो हेड। एक मिनट, जो ये चैनल्स हैं इनको बोलते हैं चैनल। सर ये हेड वाला पोर्शन होता है। और ये सर ये उल्टा सा डायग्राम बन गया एकदम। देखो जैसे मैंने आपको दो लेयर के बीच में एक वी शेप का मैंने एक कैरियर प्रोटीन दिखाया था, सेम चीज मैंने यहाँ पे दो बाई लेयर के बीच में चैनल प्रोटीन को शो करा आपको। ये रहा एक चैनल प्रोटीन, एक चैनल प्रोटीन ये रहा, तो एक आपका गेट बन गया, गेट टाइप का। सर एक बार जो फॉस्फेट की जो हेड और टेल्स होती है उनके डायग्राम के साथ एक बार बता दीजिए वाला, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है जी, यस सर उससे बता दो एक बार। ठीक है जी, ये बना दिया मैंने हेड टेल, दिखाई दे रहा है हेड टेल। यस सर यहाँ पे होता है हेड टेल इसका। सर यहाँ पे होता है। सर कहाँ पे? और सर जो ऊपर वाला उसमें भी यही होता है। सुनो सर मेरी आपने बात। पिछले अरे डायग्राम सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, बोलना नहीं किसी को, सिर्फ मेरी बात सुनना है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ऐसे वे में लगा दूं, एक स्ट्रेट वे में लगा दूं, तो ये मुझे ऐसे तो दिखाई देगा यहाँ पे, देगा नहीं देगा? यस सर। यस सर। भाई मैंने सिर्फ इस चीज को उठा के और यहीं पे तो लगाया सिर्फ। अब आपके इसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कैसे लगा दिया आपने, बताओ, बोलो। अब तो समझ में आ गया ना आपके? यस सर। ओके, तो देखो चैनल प्रोटीन का काम क्या होता है। सबसे पहले चैनल प्रोटीन का काम क्या होता है, देखो ये इसका काम क्या होता है जी, इसका काम होता है मूवमेंट ऑफ आयंस। जो हमारे पास आयंस होते हैं ये उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। तो मैं लिखना चाहूंगा मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू this on the basis of size and charge on it। ठीक है जी, पॉइंट लिख लेना है। तो चैनल प्रोटीन एक्चुअली में होते क्या, देखो हमने पढ़ा है कैरियर प्रोटीन, कहते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जाते वो भाई किसी ना किसी थ्रू तो जाएंगे। ठीक है, अगर उनकी अंदर जरूरत है, ठीक है, उनके लिए बने कैरियर प्रोटीन। ठीक है, चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता क्या है, जो हमारे पास आयंस है, इनकी मूवमेंट कौन कराएगा अंदर की साइड। जो अगर ये आउटसाइड है और ये है इनसाइड,
तो अंदर की साइड इनकी मूवमेंट कौन कराएगा? तो भाई जो ये चैनल प्रोटीन्स होती है यही तो अंदर की साइड मूवमेंट कराती है इनकी आयंस की। और किस बेसिस पे करा रही है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। भाई आयंस है ना, आयंस में एटम भी हो सकता है सिंपल, मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है ये, ठीक है। बस इनके पास चार्जेस प्रेजेंट होने चाहिए। आयंस तो तभी बोलेंगे ना किसी चीज को जब उसके पास चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तभी तो आयंस बोलते हैं उनको। सर ये तो सिंपल डिफ्यूजन में भी हो रहा है। यस सर। क्या चीज बेटा? यस सर, ये चीज तो सिंपल डिफ्यूजन में भी यूज होगी ना, क्योंकि वहां भी तो आयंस का ही। बेटा यहाँ पे जो चैनल प्रोटीन ये जो चैनल प्रोटीन होते हैं ये एक्टिवली भी काम करते हैं, ठीक है। जो सिंपल डिफ्यूजन से अंदर की साइड ना जाए उसके जगह यहाँ पे खर्च होती है एटीपी, एनर्जी लगती है इन्हें पहुंचाने के लिए अंदर, ठीक है। तो चैनल प्रोटीन एक और टाइप के भी होते हैं जिनमें एनर्जी की भी जरूरत होती है हम लोगों को, ओके। सर मतलब चैनल प्रोटीन मतलब जो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता वो इसमें हो जाता है। हाँ देखो सुनो मेरी बात सुनो, अब देखो ध्यान से सुनो। हर चीज को अंदर की साइड पहुंचाने के लिए तरीके होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से उसको बाहर से अंदर की साइड फ्लो करवाता है। अगर वो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब वो अनसोल्यूबल है, इसका मतलब है उसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। अगर वो आयन है, आयन को हमें डिफ्यूज कराना अंदर की साइड, ठीक है, और अंदर की साइड डिफ्यूजन कराते समय उसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, दैट इज द चैनल मेडिएटेड फैसिलिटी डिफ्यूजन। इसका दूसरा टाइप भी होता है कि भाई डिफ्यूजन कराने में एनर्जी भी खर्च होती है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? एक्टिव टाइप का डिफ्यूजन बोलते हैं उनको, एक्टिव डिफ्यूजन, ठीक है। उनमें एनर्जी खर्च होती है। तो वो सिर्फ डिपेंड करता है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो या फिर उसका जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब बोलो सर, आपने अभी तो बताया कि चैनल वाले में एनर्जी यूज होती है, जैसे आपने एटीपी का एग्जांपल दिया। देखो यहाँ डिफ्यूजन ही है बट इसमें ज्यादा एनर्जी यूज होती है। हाँ देखो मैंने आपको बताया ना, जो चीज उसके थ्रू नहीं जा सकता डिफ्यूजन के थ्रू, वो चैनल प्रोटीन के थ्रू जाता है, ठीक है। चैनल प्रोटीन भी मतलब दो टाइप से काम कर सकता है, जैसे कि भाई डिफ्यूजन के थ्रू उन्हें पहुंचा दिया अंदर की साइड, ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ से? जाएंगे तो चैनल प्रोटीन के थ्रू ही, ठीक है। जो आयंस होंगे उनके लिए स्पेसिफिक साइड बनी हुई है चैनल प्रोटीन की, भाई इसके थ्रू ही तो अंदर की साइड जाएंगे ना, है ना, किसी और थ्रू से और किसी तरीके से नहीं जा सकते। लेकिन कुछ ऐसे आयंस भी होते हैं या कुछ ऐसे चैनल्स भी होते हैं जो इस तरीके से डिफ्यूजन से नहीं जा पाते, उनके पास उनसे लगती है एनर्जी, तो एनर्जी की वजह से वो डिफ्यूज हो पाते हैं आउटसाइड से इनसाइड के अंदर, ओके। सर साइज समझ रही है, मतलब साइज छोटा कि साइज बड़ा? डिपेंड करता है कि चैनल प्रोटीन को कौन से साइज की जरूरत होती है। और सर ये जो चैनल प्रोटीन होता है ये ऐसे भी होते हैं कि एक बार खुलेंगे एक बार बंद होंगे? हाँ ऐसा भी होता है कि मतलब जब जाना होगा तब ये खुलेंगे और जब नहीं जाना होगा तो बंद हो जाएंगे? आपने वो सुना है लॉक एंड की थ्योरी पढ़ी है आपने? नो सर। तो वो पढ़ना एक बार, देखना एक बार, मजेदार है कि जैसे अगर कोई भी चीज होती है वो सबस्ट्रेट के अंदर फिक्स हो जाती है, उसके साइज का अंदर की साइड एक गैप होता है, उस पे जाके वो अटैच हो जाता है, ठीक है। वहां पे जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे उसको अंदर की साइड उसको ट्रांसफर करवाता है, ओके। यस सर। चलो ठीक है बेटा, एक टॉपिक और बचा है इस टॉपिक के अंदर, देखो। हाँ जी सर, जैसे आपने चैनल वाले में बताया इसमें चैनल होता है और दूसरे वाले में बताया कैरियर प्रोटीन होता है, तो सर सिंपल डिफ्यूजन में भी ऐसा कोई पार्ट होता है जिससे ये डिफ्यूजन होता है? दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करो अपने बेटा, एक बार दोबारा करो जल्दी फटाफट। सर जैसे आपने थर्ड पार्ट में बताया इसमें चैनल्स होते हैं और सेकंड में बताया इसमें कैरियर प्रोटीन होता है, तो सर आपने जो फर्स्ट पार्ट बताया सिंपल डिफ्यूजन, उसमें भी ऐसा कोई पार्ट होता है जिससे डिफ्यूजन होता है? नहीं बेटा, वो सिंपली डिफ्यूज होते हैं। सर मतलब हर तरीके का आयन सेल के अंदर नहीं जा सकता, हर तरीके का आयन। हाँ नहीं जा सकता बेटा, नहीं जा सकता। सर हाँ बोलो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और चैनल डिफ्यूजन में फर्क क्या होता है? क्या चीज? चैनल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फर्क क्या होता है?
बेटा कैरियर डिफ्यूजन अनसोल्यूबल सोल्यूट्स को लेके जा रहा है, और चैनल डिफ्यूजन जो होता है वो आयंस को लेके जा रहा है अंदर की साइड। तो डिफ्यूजन तो बहुत, मतलब जो डिफरेंस है वो तो बहुत बड़ा है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ होगा तो मुझसे पूछ लेना बाद में। आगे देख लेते हैं ऑस्मोसिस एक्चुअली में होता क्या है। देखो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटसाइड और ये हो गया इनसाइड। ठीक है जी। आउटसाइड में क्या होता है कि जैसे मैंने मान लिया कि यहां पे प्रेजेंट है देखो जैसे यहां पे प्रेजेंट है सर इसमें चाहिए, सर इसमें मेनली चाहिए होती है ना परमेबल मेम्ब्रेन, बाकी में नहीं चाहिए होती डिफ्यूजन में। यस देखो जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये है सोल्यूट, और जो मैंने ग्रीन कलर से आपको शो किया है ये है सोलवेंट। ठीक है, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाहर की साइड भी सोल्यूट एंड सोलवेंट प्रेजेंट है, अंदर की साइड भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, ये हो गया सोल्यूट, एंड जो ग्रीन कलर में मैंने आपको दिखाया है ये हो गया जी सोलवेंट। ठीक है, देखो हर तरीका जो होता है ट्रांसफर करने का बाहर से अंदर की साइड या अंदर से बाहर, उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे कोई डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज हो रहा है, कोई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज हो रहा है, कोई चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज हो रहा है, कुछ ऑस्मोसिस के थ्रू भी डिफ्यूज होते हैं। वो कैसे होता है, देखो अगर मान लो कि यहाँ पे जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, ये मैंने बोल दिया कि ये ए है और ये है बी। ये है बी। ठीक है, ए पे, ए की साइड क्या है, ए जो है उसकी साइड पे, और जो बी की साइड है उसकी साइड पे क्या क्या है। देखो ए की साइड पे साफ दिखाई दे रहा है जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो थोड़ी कम है एज कंपेयर टू सोल्यूट की कंसंट्रेशन। कहाँ पे, बी की साइड पे। बी की साइड पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर। देखो ओस्मोसिस को मैं आपको समझा रहा हूं कि ओस्मोसिस एक्चुअली में होता क्या है। देखो ए की साइड पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन मैं दूसरी साइड पे देखूं अंदर की साइड, बी की साइड पे, तो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए की साइड पे। अगर मैं बात करूं सोलवेंट की, सोलवेंट का जो कंसंट्रेशन है ए की साइड पे वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सोलवेंट का कंसंट्रेशन है बी की साइड पे वो बहुत ही कम है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैं आपको, जो पानी की मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट होती है, ठीक है, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई सोलवेंट टू लो सोलवेंट की साइड पे। या इस चीज को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, वाटर moves from low less solute to high solute, low concentration ऑस्मोसिस और सिर्फ वाटर में ही होता है ना? यस बेटा, वाटर में ही होता है ऑस्मोसिस। लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन
ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो जो पानी की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वो कहां से कहां पे हो रही है? जो पानी की मूवमेंट हो रही है वो कहां से कहां तक होगा? वो कैसे होगा? ए टू बी होगा, ए टू बी की साइड होगा, क्योंकि ए की जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो बहुत कम है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ऑस्मोसिस होता क्या है कि जो पानी की जो मूवमेंट होगी कहां से कहां होगी? हाई सोल्वेंट टू द लो सोल्वेंट की साइड पे। तो हाई सोल्वेंट कहां पे है? ए की साइड पे, और लो सोल्वेंट कहां पे है? बी की साइड पे। तो जो वाटर मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी। अब बताओ किसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है? सर नो कंफ्यूजन। सोल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंस कैसा होगा सर? बेटा आपने पानी को आपने पानी के अंदर चीनी को घोला, तो जो चीनी होती है, जो शुगर होता है, वो होता है सोल्यूट, और जो पानी होता है वो होता है सोलवेंट, ठीक है। सर ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्यों जा रहा है? देखो, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन क्यों जा रहा है? क्योंकि लो कंसंट्रेशन की साइड पे क्या है? सोलवेंट ज्यादा है, सोलवेंट ज्यादा होगा, सोलवेंट कम है। ठीक है। ये कि कोई भी आउटसाइड टू इनसाइड ही जाएगी। बेटा मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं ना, क्योंकि हमें इनसाइड चाहिए थोड़ा सा पानी, मान लो आउटसाइड भी मैं पहुंचवा सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए ही मैं ये चीज बता रहा हूँ। मूवमेंट तो कहीं भी हो सकती है। अगर सुनो 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 सुनो, अगर मैं यहाँ से आउटसाइड हटा दूं, आउटसाइड या इनसाइड हटा दूं, ठीक है, तो आप ये मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि मैंने बताया है कि पानी की मूवमेंट कहां से कहां होगी? हाई सोलवेंट से लो सोलवेंट। आपको अगर बोले कि ए की साइड पे सोलवेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और बी की साइड पे सोलवेंट की कंसेंट्रेशन कम है, तो पानी जो जाएगा वो ए टू बी जाएगा, ठीक है। सर जो अभी आपने ऊपर तीन तरीके बताए, इसमें आउटसाइड इनसाइड टू आउटसाइड भी हो सकता है? हाँ बेटा, अब बस हमें कंसंट्रेशन देखनी पड़ेगी, कहाँ पे किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बस। सर मतलब जब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन लो होगी। हाँ, किसकी कंसंट्रेशन? सोल्यूट की। आपको सोल्यूट वर्ड भी तो लगाना पड़ेगा ना। यस सर। सर जो इससे पहले फिर हमने सॉल्यूट बोले, वो वाटर वाले नहीं थे, वो कौन से सॉल्यूट थे फिर? बेटा देखो, जैसे हमने पानी लिया है गिलास में, उसके अंदर चीनी डाल दी मान लो, तो जो चीनी डाली हमने, जो शुगर ली, वो क्या है? सोल्यूट है, ठीक है। सोल्यूट को ज्यादा करते चले जाएंगे तो सोलवेंट कम होता चला जाएगा, है ना। अगर मान लो हाफ कप वाटर के अंदर हमने हमने क्या करा कि हाफ कप चीनी ले ली, ठीक है, आधा कप पानी लिया, आधा कप ही क्या लिया हमने? चीनी ली, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया हमने, ठीक है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा उसके अंदर, है ना। लेकिन दूसरी साइड पे मैंने पानी एक गिलास मतलब पानी जो है मैंने फुल कप ऑफ वाटर लिया और 1 चम्मच उसमें चीनी डाल दी अंदर। तो सोल्यूट कहाँ पे ज्यादा है? जहां पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, जो सोल्यूट मैंने ज्यादा डाला वहां पे, है ना। सर जो ये भी हमने अलग अलग डिफ्यूजन सॉल्वेंट के बेसिस पे होता है, फिर सॉल्यूट। क्या बेटा? सर डिफ्यूजन वही होगा ना जहाँ पर सॉल्वेंट कम होगा। हाँ, जहाँ पे सोलवेंट कम होगा, हाई सोलवेंट से लेके लो सोलवेंट की साइड पे, ठीक है, ठीक है। हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, अभी तो हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं ना। आप क्या बात कर रहे हो? आप मुझसे बताओ, आपने क्या बात बोल रहे हो मुझसे? मैंने बोला कि डिफ्यूजन अलग होता है और जो फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है वो अलग होता है। हर चीज को अंदर या बाहर पहुंचाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है। मान लो कि पानी जो है सेल के अंदर हाई सोलवेंट से लो सोलवेंट की साइड जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है इस प्रोसेस को हमने बोल दिया जी ये तो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है ये, ठीक है। लेकिन जो सोल्यूट पार्टिकल होता है, अगर हमें चीनी को, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमें चीनी को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव कराना है, तो चीनी जो मूव होगी, जो शुगर मूव होगा, वो डिफ्यूजन के थ्रू ही तो मूव होगा, हाई कंसंट्रेशन की से लो कंसंट्रेशन की साइड पे, ठीक है। आपको अगर मतलब हाँ बोलो बोलो।
तो मतलब जो सॉल्यूट है वो डिफ्यूजन से होता है और सॉल्वेंट जो देखो होता है सुनो, मेरी बात सुनो, आप एक काम करना, आप ना एनसीईआरटी की बुक खोलना, जो मैंने नोट्स पढ़ा है उसको पढ़ना, और जो मैंने आप लोगों को अभी सिखाया है और जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको कोरिलेट करना। आपको खुद में खुद समझ में आता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत। आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आपके पास मेरा नंबर तो है ही है, आप मुझे मैसेज करो, कॉल कर लो आप मुझे, तो पॉसिबल होगा, मैं आपको समझाऊंगा उसी वक्त, बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ा टाइम भी ओवर हो रहा है। नेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा, नंबर मेंशन कर दूं मैं? सर इसका मतलब ये बता दो। ठीक है बेटा, लिखो, नंबर लिख लो। सर इसका मतलब यही है ना, जो सॉल्यूट है वो डिफ्यूजन से होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होता है। सर कोई अर्चना शर्मा अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, मेरा फोन नंबर लिख लेना आप लोग, है ना, और मुझे टेक्स्ट कर देना, टाइम ओवर हो रहा है ना, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। 1989 लिखा है। 9899891280। एंड सर एक बार ये चारों चीज, मतलब ये जो तीनों अभी हमने ऊपर पढ़ी है, एक ही डायग्राम में बना के दिखा दीजिए। बेटा आपके लिए ना होम टास्क है, आप घर पे करना आप इसे, ठीक है। सर फोन नंबर एक बार फिर से लिख दो सर, मेरा लीव हो गया। 989, बोलो बेटा। सर 989, दोबारा से 989 1280। 1280। ओके सर, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ प्रॉब्लम हो सर मस्त नंबर है।